एयरक्राफ्ट स्टडी चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फौजी बनने का सपना साकार करेंगे हम। जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन, ये एयरफोर्स और नेवी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बर्फ का गलनांक ऑप्शन नंबर ए दाब में वृद्धि करने पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी दाब में वृद्धि करने पर कम होता है, ऑप्शन नंबर सी दाब पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी दाब के समानुपाती होता है। दोस्तों आप जानते होंगे, इसको आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि जो बर्फ का गलनांक है वो दाब में वृद्धि करने पर कम होता है, अर्थात हम बर्फ को दबा देंगे तो वो क्या होगा, उसमें वृद्धि मतलब उसके गलनांक में वृद्धि कम होगी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए वायु में ऑक्सीजन मापने के लिए, ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प के ताप के प्रसार में, ऑप्शन नंबर सी वायु के घनत्व मापने में, ऑप्शन नंबर डी वातावरण के जलवाष्प की मात्रा मापने में। दोस्तों आर्द्रता मापी वह उपकरण है जिसका प्रयोग हम वातावरण में जलवाष्प की मात्रा मापने में करते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित आवेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस पर सर्वाधिक बल लगेगा? दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम पर एक प्लस है, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा लिथियम के ऊपर भी एक प्लस है। दोस्तों हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस चार्ज हो गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अर्थात यहाँ पर शेष कितने इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर भी एक प्लस लगा है, तो ये भी इस 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसके शेष इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे 2। दोस्तों अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है, अगर त्रिज्या लिख दें तो R = होता है mv/qb। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से क्या करें दोस्तों, जितना आवेश जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उस पर उतना ही चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लगेगा, अर्थात यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, लेकिन यहाँ पर लिथियम में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है यहाँ पर, इसी कारण से इस पर सर्वाधिक बल लगेगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। दोस्तों आवेश के मार्ग, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश के मार्ग की त्रिज्या होती है R = mv/qb। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वेग का मान दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए, अर्थात R प्रोपोर्शनल, यहाँ पर हमको V से और B से मतलब, क्योंकि यहाँ पर वेग और क्या का है? चुंबकीय क्षेत्र का है, तो V बाई कितना हो जाएगा? B, तो R1/R2 = V1/V2 इंटू V2/V1 हो जाएगा हमारा। अब पहले मान लेते त्रिज्या कितनी थी? R थी, बाद में त्रिज्या कितनी हो गई है? R2 = क्या कहा है? पहले वेग V था, बाद में क्या कह रहा है? वेग दोगुना कर दिया, कितना हो गया? 2V इंटू, और दूसरी बात क्या कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा हो जाए। पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था? B था, बाद में कितना कर दिया है? B/2। B से B कैंसिल हो गया दोस्तों, और B से B, तो अर्थात R/R2 = ये देखिए 1/2 यहाँ पर बचा, इंटू ये भी अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। R2 इधर चला जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 = कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4R। अच्छा, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? त्रिज्या हमारी 4 गुनी हो गई।
पहले से पहली आर थी, बाद में कितनी हो गई 4r हो गई, अर्थात 4 गुना हो गई। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि विस्थापन का समीकरण h इक्वल टू विस्थापन का समीकरण दिया है 5t³ प्लस 2t प्लस 9 ये समीकरण दिया है हमारा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो t बराबर 1 सेकेंड में कण का त्वरण होगा। t बराबर 1 सेकेंड में कण का त्वरण पूछा है हमसे। सेकेंड में कण का त्वरण पूछा हमसे। दोस्तों जब यहाँ पर इसको ds/dt करेंगे, ds/dt करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? इसका अवकलन कर देंगे हम तो हमारा वेग के बराबर आ जाएगा, अर्थात v के बराबर है, क्योंकि विस्थापन अपान समय क्या होता है? वेग होता है। इसको ठीक सा पेज अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 15t² प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9। कांस्टेंट का अगर अवकलन कर कितना हो जाता है? 0, अर्थात 0 हट गया। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जब इसको dv/dt करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? dv/dt अर्थात वेग अपान समय क्या होता है? त्वरण होता है, अर्थात तो इसको फिर से अवकलन कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 30t और ये कितना बचा हमारा? ये एक अचर राशि है, अर्थात अचर का जब अवकलन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 0। तो ये इसको छोड़ दिए हम, तो ये a = कितना आ गया? 30t। अब यहाँ पर टाइम देखिए, t बराबर 1 सेकेंड के लिए कहा, t = 1 रख देंगे। a = 30 × 1, a = कितना है? 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन अक्ष की स्थिति पर, ऑप्शन नंबर सी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर, ऑप्शन नंबर डी कोणीय चाल पर। दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला होता है I = mr²। द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और घूर्णन अक्ष की त्रिज्या पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है, और पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि द्रव्यमान वितरण के कारण ही एक रिंग बनता है, वलय होता है, प्लेट होता है, सॉलिड स्फीयर होता है और हॉलो स्फीयर होता है। द्रव्यमान वितरण के कारण ही इतने तरह के हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण पढ़ना पड़ता है इतने चीज़ों के, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, वो द्रव्यमान वितरण पर ही निर्भर करती है। इसी कारण से हमको इतने तरह के द्रव्यमान वितरण हमको पढ़ना पड़ता है। चलिए दोस्तों, तो हमारा इस पर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा कोणीय चाल पर, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण कोणीय चाल पर निर्भर नहीं करता। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षणीयतांक G में संबंध है। दोस्तों स्मॉल g = होता क्या है? गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है G(m(e)/r का स्क्वायर। और यहाँ पर हमसे रेशियो किसका पूछा है? स्मॉल g/कैपिटल G का। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या बचेगा? me/r का होल स्क्वायर, अर्थात इसका अनुपात क्या आया? me/r का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दो तने हुए तारों की मोटाइयां भिन्न भिन्न है, किस तार की आवृत्ति अधिक होगी? ऑप्शन नंबर ए मोटे तार, ऑप्शन नंबर बी पतले तार, ऑप्शन नंबर सी दोनों तार की बराबर होगी, ऑप्शन नंबर डी कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों जब दो तने हुए तार हों और उनकी मोटाई भिन्न भिन्न हो, तो जिसकी मोटाई सबसे कम होगी अर्थात जो पतला तार होगा उसकी आवृत्ति सर्वाधिक होगी। ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा पतले तार की आवृत्ति अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 9 है, धूप में साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी विवर्तन, ऑप्शन नंबर डी व्यतिकरण। दोस्तों, धूप में साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण है। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले धूप में रंगीन दिखाई देते हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर याद रखिएगा, ये एयरफोर्स में 3 से 4 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की आवृत्ति f है, इसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति है। दोस्तों, इसका भी ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप जरूर ध्यान दीजिए, इधर की बोर्ड की तरफ समझाने जा रहे हैं। जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति की आवृत्ति, जब कोई कण सरल आवर्त गति तो उसकी आवृत्ति मान लीजिए क्या है, f है, तो उसकी जो ऊर्जा की आवृत्ति होगी, ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी, 2f होगी, अर्थात 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई मान दे दिया, कह दिए एक सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तो इसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, केवल उसकी आवृत्ति क्या करना है, दुगुना कर देना है। जब भी कोई कण कहे कि सरल आवर्त गति करते हुए आवृत्ति इतनी है, तो हमेशा अगर उसकी ऊर्जा की आवृत्ति पूछे तो ऊर्जा की आवृत्ति क्या करना है, हमको दुगुना कर देना है बस। अगर आवृत्ति यहाँ पर f है तो ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी, 2f होगी। दोस्तों, इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, अगर कह दे ये हमारा कितना हो गया, 2f होगी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसी में दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, अगर ये कह दे सरल आवर्त गति हुए सरल आवर्त गति करते हुए कण की टाइम पीरियड t है, तो ऊर्जा का टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थात ऊर्जा का आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल जो होता है वो सरल आवर्त गति करते हुए कण का आधा होता है, लेकिन आवृत्ति क्या हो जाती है, ऊर्जा की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है। और अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड आधा हो जाता है। बस यही दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस जिनकी क्षमताएं समान हैं, सटा कर रखे हैं, यह संयोजन कार्य करेगा। दोस्तों, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो किसमें होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो निगेटिव होती है। तो इनका जब कुल क्षमता निकालेंगे, अर्थात पी नेट इक्वल टू तो P1 प्लस P2 होगा, क्योंकि दोनों लेंस सटा कर रखे हुए हैं, अर्थात इनकी कुल क्षमता होगी P इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P नेट जब निकालेंगे यहाँ से हम, P नेट हो जाएगा, एक मान लीजिए दोनों क्षमता बराबर है, तो यहाँ P हो जाएगा, और दूसरा मान लीजिए क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है, तो एक माइनस 1 प्लस P नेट हमारा किस में आ जाएगा, P नेट हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से दोस्तों 0 आ गया, तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, ये एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, अर्थात समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। ना वो उत्तल लेंस रह जाएगा, ना ही अवतल लेंस रह जाएगा, वो दोनों जो उत्तर और अवतल लेंस का जो संयोजन काम करेगा वो समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। क्योंकि समतल प्लेट का जो पावर होती है, क्षमता होती है, वो कितना होता है, 0 होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दृष्ट धारा डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान होता है। दोस्तों, डीसी के लिए प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सएल इक्वल टू होता है, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू लिख लीजिएगा, होता है 2 पाई एफ इंटू एल। और डीसी के लिए हमारा एफ का मान कितना होता है, डीसी के लिए एफ इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 0। जब यहाँ से एफ का मान 0 रखेंगे तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, अर्थात प्रेरण प्रतिघात का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13।
दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जब निकट दृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। और अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष का बात करें तो दूर दृष्टि दोष का प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। इन दोनों को अगर आप एयरफोर्स में सिलेक्शन है तो इन दोनों क्वेश्चन को आप रखना ही होगा, क्योंकि ये एयरफोर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होने वाला कौन सा लेंस है, तो हमारा होगा अवतल लेंस, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी कैथोड के पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर सी आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ पर, ऑप्शन नंबर डी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। दोस्तों निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति एवं कैथोड के पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निरोधी विभव दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। दोस्तों बोहर के परमाणु बल के अनुसार जो ऊर्जा का स्थान होता है किस प्रकार निर्भर होता है, कोणीय संवेग होता है NH/2π, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, भूतल स्थल कहा है, इसीलिए भूतल मतलब n बराबर सबसे लास्ट कक्षा था, सबसे पहले कक्षा n बराबर 1 में जब यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा H/2π, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, कील का एक सिरा नुकीला तथा दूसरे सिरे पर पतली क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पकड़ में सुविधा रहे, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व केंद्र चौड़े सिरे के पास हो, ऑप्शन नंबर सी संतुलन बना रहे, ऑप्शन नंबर डी गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। दोस्तों इधर देखिए, प्रेशर दाब इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि कील पर हमको नीचे की तरफ अधिक प्रेशर लगाना है ताकि कील अंदर जा सके, और प्रेशर का मान अगर हमको अधिक लेना है, प्रेशर का मान अगर दाब का मान अधिक लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसीलिए कील के दूसरे सिलों का पतला बनाया जाता है ताकि उसका एरिया कम हो जाए, ताकि वो कील अंदर आसानी से दीवार में गड़ सके, अधिक से अधिक उस पर प्रेशर लग सके। यही हमारा रीजन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 3 घंटे है, 9 घंटे के बाद इसकी सक्रियता मूल मान का घट कर रह जाएगी। दोस्तों टाइम के टी इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ, अर्थात ये कौन सा टाइम है, ये अर्ध आयुकाल का समय है, अर्ध आयुकाल का समय है, ये अर्ध आयुकाल का समय है। तो यहाँ से हम ये निकालेंगे कितने बार मतलब कितने नंबर होगी, n इक्वल टू n का मान हमको ऐसे निकालना है, टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी हाफ, और टोटल टाइम कितना दिया है 9 घंटे के बाद, अर्थात 9 घंटे के बाद हमसे पूछा है, और अर्धायुकाल उसके कितना दिया हुआ है, अर्धायुकाल दिया है 3 से कैंसिल कर दिए कितना आएगा 3, n के बराबर कितना आएगा 3। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 9 घंटों के बाद इसकी सक्रियता मूल मान कराई जाएगी, मूल मान का अर्थात 9 घंटे बाद नॉट इक्वल टू होता है n इंटू 1/2 की पावर n होता है। ठीक दोस्तों, तो n नॉट इक्वल टू जब हम निकालेंगे हम n नॉट इक्वल टू n इंटू 1/2 की पावर n की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो n नॉट इक्वल टू हमारा कितना आएगा n इंटू 1/2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात हमारा 1/8 हो जाएगी, अर्थात n नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा n/8, अर्थात 1/8 गुना 1/8 गुना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल ई का मान हमारे कितना दिया है 5 वोल्ट। आगे क्या है क्वेश्चन में,
तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान कितना दिया है 2 ओम। और आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो टर्मिनल वोल्टेज है। परिपथ में धारा क्या इतना कहा है, आई का मान 0.4 एम्पियर। तो हमसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज V का मान हमसे पूछा है। दोस्तों V इक्वल टू फार्मूला होता है, V इक्वल टू होता है E माइनस आई इंटू आर। V का मान हमको निकालना है, E का मान हम रख देंगे 5 माइनस आई का मान 0.4 इंटू आर का मान 2। V इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4 टू 0.8 आएगा। V इक्वल टू 5 में 0.8 घटाएंगे आएगा 4.2 वोल्ट, अर्थात हमारा 4.2 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है, लोहे की एक सुई पानी में तैर सकती है, इस परिघटना का कारण है। ऑप्शन नंबर ए द्रव का उत्प्लावन, ऑप्शन नंबर बी श्यानता, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों लोहे की सुई जो पानी में तैर सकती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। जल पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी में तैर सकती है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।